हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 1 है जिसका नाम है भारतीय समाज, तो उस बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो इस चैप्टर में बताया क्या गया है, चलिए पहले ये जानते हैं। तो हम सभी प्रतिदिन किसी न किसी रूप में बाज़ार से जुड़े होते हैं। कपड़े खरीदना, सब्जी लेना, मोबाइल रिचार्ज कराना या ऑनलाइन सामान मंगाना, ये सभी बाज़ार का हिस्सा हैं। समाजशास्त्र के अनुसार बाजार केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था है, ठीक है, क्योंकि यह लोगों के संबंधों, संस्कृति, जीवन शैली और सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहला जो आता है वो आता है बाजार क्या है। तो बाजार एक व्यवस्था है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, ठीक है। तो बाजार के महत्व बाजार के मुख्य तत्व कौन से हैं। तो खरीदार होता है, ठीक है, कंज्यूमर, ठीक है। फिर आता है विक्रेता, सेलर। वस्तुएं और सेवाओं का वस्तुएं और सेवाएं, मूल्य, प्रतिस्पर्धा आपस में कंपटीशन। तो बाजार के जो मुख्य तत्व होते हैं यही सब होते हैं। फिर आता है बाजार एक सामाजिक संस्था क्यों है। तो बाजार केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, यह प्रभावित करता है लोगों की जीवन शैली, पहनावा, भोजन, फैशन, रोजगार, सामाजिक संबंध, संस्कृति, इसलिए इसे सामाजिक संस्था कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है पारंपरिक बाजार, ये क्या होता है। भारत में पहले स्थानीय बाजार अधिक प्रचलित थे। उदाहरण जैसे साप्ताहिक हाट हो गया, गांव का बाजार हो गया, पशु मेला हो गया, हस्तशिल्प बाजार हो गया, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या थी। तो स्थानीय उत्पादन, सीमित ग्राहक, व्यक्तिगत संबंध, ठीक है, नगद एवं वस्तु विनिमय, ठीक है। फिर आते हैं आधुनिक बाजार, ये क्या होता है। तो आधुनिक समय में बाजार का स्वरूप बदल गया है। उदाहरण के लिए शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, ऑनलाइन बाजार, ई कॉमर्स, ठीक है। और इनकी विशेषताएं क्या है। तो वैश्विक वस्तुएं, यानी आप बहुत दूर दूर की वस्तुएं खरीद सकते हैं। आधुनिक तकनीक, डिजिटल भुगतान और बड़े ब्रांड, ठीक है। फिर आता है वैश्वीकरण, ये क्या होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के देशों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ना, ठीक है। तो इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विदेशी वस्तुएं उपलब्ध हुई, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उपभोक्ताओं के विकल्प बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, ठीक है। फिर आते हैं उदारीकरण। अब ये क्या होता है। तो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग पर लगाए गए नियंत्रण को कम करना, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो निजी कंपनियों की संख्या बढ़ी, निवेश बढ़ा, रोजगार के नए अवसर बने और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में भी बढ़ोतरी हुई। फिर आते हैं निजीकरण, ठीक है। तो जब सरकारी कार्य या उद्योग निजी कंपनियों को दे दिए जाते हैं तो उसे निजीकरण कहते हैं। इसका लाभ क्या है। तो बेहतर सेवाएं, प्रतिस्पर्धा, दक्षता। अब इसकी हानियाँ क्या हैं। तो असमानता बढ़ सकती है, गरीब वर्ग पर अधिक गरीब वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं उपभोक्तावाद, ये क्या होता है। तो जब लोग आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीद कर, कर, कर जब लोग आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीद करने लगते हैं तो उसे उपभोक्तावाद कहते हैं, ठीक है। यानी खरीदारी जो है अधिक करें, अपनी आवश्यकता से भी अधिक करें। कारण क्या होता है इसका। तो विज्ञापन, फैशन ब्रांड, संस्कृति, सोशल मीडिया, आय में वृद्धि, ठीक है। फिर आते हैं विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है। तो विज्ञापन लोगों को वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। तो नई वस्तुओं की जानकारी मिलती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ती है, ठीक है। फिर आते हैं नकारात्मक प्रभाव पर। तो अनावश्यक खरीदारी बढ़ती है, इससे ब्रांड के प्रति आकर्षण बढ़ता है, बच्चों और युवाओं पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर आता है मीडिया और बाजार। तो टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया को बाजार जो है ये सब बाजार को बढ़ावा देते हैं। इसका प्रभाव क्या है। ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव, ठीक है। फिर आते हैं जाति और बाजार। तो कई व्यवसाय जाति से जुड़े होते थे, जैसे कि लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई, ठीक है। लेकिन आज शिक्षा, उद्योग और तकनीकी के कारण लोग अपनी पसंद का व्यवसाय कर चुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई लोहार है उसका बच्चा लोहार ही बने, ठीक है। फिर आते हैं बाजार और महिलाएं। तो बाजार ने महिलाओं के लिए नए अवसर दिए हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ा है। तो रोजगार मिला, आर्थिक स्वतंत्रता, उद्यमिता और ऑनलाइन व्यवसाय, ठीक है। और इसका चुनौतियां इसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। तो वेतन असमानता, कार्यस्थल पर भेदभाव, दोहरी जिम्मेदारी, ठीक है। फिर आते हैं बाजार और ग्रामीण समाज। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाजार का विस्तार हुआ है, ठीक है। इनमें परिवर्तन क्या हुआ है। तो कृषि उत्पादों का व्यापार, आधुनिक मशीनें, बैंकिंग सेवाएं, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन व्यापार, ठीक है। फिर आता है बाजार और असमानता। तो बाजार सभी लोगों को समान लाभ नहीं देता है। कारण क्या है इसका। तो आय में असमानता, शिक्षा का अंतर, संसाधनों की कमी, ग्रामीण शहरी अंतर, ठीक है। फिर आता है उपभोक्ता अधिकार।
तो प्रत्येक उपभोक्ता को अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, इसके प्रमुख अधिकार कौन से हैं? सुरक्षा का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार, क्षय पूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक है, फिर आते हैं डिजिटल बाजार। आज इंटरनेट के कारण डिजिटल बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, ई कॉमर्स। ठीक है, और इसका लाभ क्या है? समय की बचत, अधिक विकल्प, घर बैठे खरीदारी। ठीक है, और इसकी चुनौतियाँ क्या हैं? तो साइबर धोखाधड़ी, नकली उत्पाद और डेटा सुरक्षा। ठीक है, फिर इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे बाजार केवल आर्थिक संस्था नहीं बल्कि सामाजिक संस्था है, और वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने भारतीय बाजार को बदल दिया है, और उपभोक्तावाद और विज्ञापन आधुनिक बाजार की प्रमुख विशेषताएं हैं। डिजिटल बाजार और ई कॉमर्स का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।